अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA। दोस्तों, ये जो एजेंसी है ये 3 मई 2024 को बनाई गई थी और इसका बुनियादी काम सिंपल ये है कि पाकिस्तान में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन ये इदारा करता है। और जो लोग साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ना, अदालत के सामने पेश करना भी इसी ही इदारे का काम है। इससे पहले हमारे पास FIA का एक साइबर क्राइम विंग हुआ करता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब उसकी जगह पे ये एजेंसी काम करती है। और ये जो एजेंसी है यानी NCCIA, ये जनाब पीका लॉ के तहत ही काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लीडरशिप की बात करें तो इसको हेड एक डीजी करते हैं, डायरेक्टर जनरल साहब। उसके पास ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और दूसरा स्टाफ होता है, और ये बंदा 3 साल के लिए लगाया जाता है। और उसके पास वही इख्तियारात होते हैं जो एक IG पुलिस के पास होते हैं। इसके अलावा ये जो NCC ऑफिसर्स हैं, इनके पास वही इख्तियारात हैं दोस्तों जो पुलिस वालों के पास होते हैं। ये पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्च करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उनको अदालत के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा इस इदारे के पास अपनी एक फॉरेंसिक लैब है जिसमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनका ये मायना करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। इसके अलावा जनाब ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट वो अदालत में पेश करते हैं। यानी ये जो इदारा है बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरह पुलिस वाले करते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि ये इदारा सिर्फ़ और सिर्फ़ साइबर क्राइम को ही डील करता है। तो जनाब अब बुनियादी इसके फंक्शन क्या हैं? सबसे पहले है इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, यानी कि किसी भी साइबर क्राइम को आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रैक करना, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना, ठीक है? उसके बाद है डिजिटल फॉरेंसिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो इनके हाथ लगता है ये उसको रिट्रीव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर कोई चीज़ डिलीट हो चुकी है तो उसको किस तरह वापस लेके आना है, कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है तो उसको किस तरह प्रिजर्व करना है, और उसका ये मायना करते हैं ताकि पता लगे कि एक्चुअल में क्राइम क्या हुआ था और किस नौयत का हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोसिक्यूशन सपोर्ट का भी ये काम करते हैं, ये यानी कि अपने ये केसेस बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और अदालत में पेश करते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन, और जितने भी हमारे नेटवर्क हैं, सिस्टम है, डेटा है, उनको महफूज रखना ताकि उनके ऊपर कोई साइबर क्राइम का अटैक ना हो, ये काम भी जनाब इस इदारे का ही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कौन से साइबर क्राइम्स हैं जो ये NCCI डील करता है। सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइम्स, जिसमें अब ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड होता है। जो आप देख रहे होते हैं कम सोशल मीडिया के ज़रिए एक क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स होते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई और उसकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा होता है, आपके क्रेडिट कार्ड से कोई और शॉपिंग कर रहा होता है, ठीक है? या अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है। इसके अलावा ईज़ी मनी स्कीम्स जो होती हैं, अक्सर आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करें, इतने पैसे मिलेंगे। ये गैम्बलिंग, ये जुआ के जितने भी स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, इन सब को ये NCCI ही डील करता है। इसके अलावा जो वो साइबर क्राइम जो आपकी ज़ात से रिलेटेड है, जैसे अगर आपको कोई बंदा जो है ना ऑनलाइन हरास कर रहा है, ठीक है, ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी एक्टिविटी आपकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर ये नज़र रख रहा है। इसके अलावा कोई आपको ब्लैकमेल करता है यार कि भाई ये तुम्हारी तस्वीरें मैं अपलोड कर दूंगा, ये मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, तुम्हारी ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मुझे इतने पैसे दो। ये जितने भी जराइम है ये भी जनाब यही इदारा देखता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई गलत इस्तेमाल करता है, आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको बोलते हैं। आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम है, तस्वीर है, आपका NIC, आपका फेसबुक प्रोफाइल है, वो इस्तेमाल करके कोई और उस तरह का कोई अकाउंट बनाता है। इसके अलावा कोई आपका जो है ना सोशल मीडिया का जो हैंड जो है वो उसको हाईजेक करता है, आपका अकाउंट को हाईजेक करता है, आपको ईमेल के हाईजेक करता है, ठीक है, आपको यूट्यूब को हाईजैक करता है। इसके अलावा कोई भी जो शख्स है आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करके कोई फ्रॉड करता है, कोई जुर्म करता है, कोई और जो है ना साइबर क्राइम करता है, ये सारे मामलात भी NCCIA देखता है। इसके अलावा दोस्तों, वो साइबर क्राइम जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो भी यही इदारा देखता है। मिसाल के तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, और ऑनलाइन ग्रूमिंग, यानी बच्चों को जब बड़े लोग जो है ना वो फेसबुक या सोशल मीडिया के ज़रिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ तो जब बच्चों के साथ जो है ना सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये जितने भी जराइम हैं वो यही इदारा देखता है। इसके अलावा जो जितने भी टेक्निकल साइबर क्राइम्स हैं, जैसे आपकी कोई वेबसाइट हैक हो जाती है, आपका सर्वर डाउन हो जाता है, आपके सर्वर पे ओवरलोडिंग होना शुरू हो जाती है, या आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस कोई घुसा देता है, कोई मैलवेयर आ जाता है जिसकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है या डिलीट हो जाती है, या इसके अलावा जो रैनसमवेयर अटैक होता है कि कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और
आपकी जो फ़ोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उनको लॉक करता है और बदले में कहता है कि जनाब ये तभी मैं अनलॉक करूँगा जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। इस तरह के जितने भी साइबर क्राइम्स हैं ना दोस्तों, वो भी यही इदारा देखता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो इसके अंदर जो एनसीसीए के पास क्या इख्तियारात होते हैं। भाई इसके पास जितने जो ऑफ़िसर्स हैं ना, एक तो भाई ये काम कर सकते हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क जो उनको शक है कि ये साइबर क्राइम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये उसको उसका मुआयना कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो भी डेटा है उसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको सर्च कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ भी बना सकते हैं। ठीक है? कोई चीज़ है, कोई वीडियो है, उसकी कॉपी अपने पास वो रखेंगे ताकि उसकी यानी कि इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद काम आए। इसके अलावा बाकी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी ये लोग जो है ना वो यानी कि उनको रिक्वायर होगी तो ये हासिल कर लेंगे। इसके अलावा जनाब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी से मदद भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके उसका लैपटॉप है, उसके लैपटॉप के ज़रिए कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो वो लैपटॉप उस बंदे से हासिल करेंगे, उससे पासवर्ड माँगेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो अगर वो किसी दफ़्तर के अंदर कोई साइबर क्राइम होता है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनका जो पासवर्ड्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ यूज़ कर रहे होते हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जितने भी लोग होते हैं जो उन सिस्टम के ज़रिए जुड़े होते हैं, वो उनसे ये मदद लेंगे कि भई बताएँ हमें इसका पासवर्ड क्या है? हमें बताएँ आपका सिस्टम किस तरह काम करता है? आपके यहाँ कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर कोई डेटा जो है ना वो लॉक है ठीक है ना, तो ये अनलॉक करने का कहेंगे कि ये काइंडली इसका पासवर्ड ओपन करें, हमने चेक करना है। तो यानी ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों से मदद लेंगे और लोग पाबंद होंगे कि इनका साथ दें। इसके अलावा जनाब जब ये सर्च करते हैं कोई चीज़ तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं उनको उसका उन्होंने ख़्याल रखना है। एक तो सिर्फ़ वही डेटा और कंप्यूटर सिस्टम को ही उन्होंने जो है ना देखना है जो इन्वॉल्व है साइबर क्राइम के अंदर, बाकी किसी चीज़ को इन्होंने हाथ नहीं लगाना। दूसरा ये है कि कोशिश करनी है कि कंप्यूटर सिस्टम या डेटा जो है ना उसको ये डैमेज ना करे। इसके अलावा अगर वो फ़िज़िकली उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो भी तब जब बिल्कुल आपके पास कोई ऑप्शन ना होगा। यानी अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने कहीं गए हैं और उनको लगता है कि यार ये कंप्यूटर हमें चाहिए, हमने इसको खुद से तसल्ली से देखना है, तो वो ये तब भी करेंगे जब बाकी सारे ऑप्शन खत्म हो जाएँ इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है? अदरवाइज़ तो वो वहीं पे देख के उसको मॉनिटर करके जो चीज़ उनको चाहिए कॉपी लेके चले जाएँ। लेकिन अगर वो समझते हैं कि नहीं यार हमें ये लैपटॉप या ये सिस्टम हमें अपने दफ़्तर चाहिए, तो फिर वो आखिर में ले जा सकते हैं जब कोई और ऑप्शन इनके पास ना हो। इसके अलावा जो भी एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, वो चाहे डेटा है, कोई भी चीज़ है, वो वह उसका ख़्याल रखेंगे, ठीक है? ताकि उसको डैमेज ना किया जाए और उसका बिल्कुल जो है ना उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें पड़ी हैं जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है साइबर क्राइम से, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, कोई कंप्यूटर में किसकी अपनी तस्वीर या वीडियोज़, ये उसको कोई भी छेड़ेंगे नहीं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं बताएँगे। सिर्फ़ उन लोगों को बताएँगे जो उस जुर्म के साथ या उस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज़ वो किसी भी बंदे को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आउट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह एनसीसीआई जो है ना साइबर क्राइम को डील करता है। भई सबसे पहले तो आपने रिपोर्ट करना है साइबर क्राइम। अब उसके हैं 3 तरीके, या तो ऑनलाइन आप वेबसाइट पे चले जाएँ, जो हमारे हमारे एनसीसीआई का जो पोर्टल है, वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे वो जो उनका एक पेज है, वहाँ पे प्रोफ़ार्मा है, उसको फ़िल करें, ठीक है? और वहाँ पे सारी कंप्लेंट वगैरह लगाएँ और अगर आपके पास कोई एविडेंस है, तो वो भी अटैच करें। दूसरा तरीका है कॉल करें 1799 पे। कि यार ये मेरे साथ ये हो गया, फलाँ बंदे ने मेरी इन्फॉर्मेशन चुरा ली, फलाँ बंदे ने मेरे बैंक से पैसे निकाल दिए। दूसरा तरीका ये है। तीसरा ये है कि आप फिज़िकली विज़िट करें। जो भी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है ना वहाँ पे जाएँ, अपने साथ एनआईसी लेके जाएँ और रिटन के अंदर कंप्लेंट दें कि भाई ये मसला है और ये चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद फिर साइबर क्राइम्स के जो ऑफ़िसर्स हैं, सॉरी एनसीसीआई के, वो क्या करते हैं, वो इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, उनकी जो टेक्निकल टीम है, वो आईपी एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है, उसको ये ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर प्रोफाइल्स हैं, फेक प्रोफाइल्स हैं, उनको ट्रैक कर रहे होते हैं। जो भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उनकी सारी वो जो है ना डेटा निकालते हैं और उसको वो जाके मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि अगर जो एनसीसीआई है, उनको लगता है कि यार हमें अदालत की जो है ना वो इजाज़त चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि हमें वहाँ पे जाना है, कुछ चीज़ें हमने अपने कंट्रोल में लेनी है या सर्च करनी है या उनको अपने कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए वो अदालत से एक वारंट लेंगे और वारंट लेके उस जगह पे जाएँगे, छापा मारेंगे और चीज़ें अपनी तहवील में लेंगे। दूसरा ये है कि अगर उनको लगता है कि नहीं यार हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो वो अदालत की इजाज़त के बगैर भी ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको शक
शक होता है कि यार कहीं अगला जो बंदा है ना, वो जो डेटा है या कंप्यूटर सिस्टम है वगैरह उसको डैमेज ना कर ले, तो वो अदालत की इजाज़त के बगैर भी जा सकते हैं। लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने अदालत को फिर बताना है कि अदालत हमने ये काम किया है, क्योंकि हमें जल्दी थी कि हमें शक था कि अगला बंदा इस चीज़ को डैमेज ना करे या एविडेंस ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए हमने आपसे नहीं पूछा, लेकिन 24 घंटे के अंदर बताना लाज़मी है आपने कि आपने ये काम किया है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो एनसीसीआई है, इनके पास अपनी जो है ना वो फॉरेंसिक लैबोरेटरीज़ होती हैं, जहाँ पे वो डिजिटल एविडेंस को उसका मायना करते हैं। अगर कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, कोई फ़ाइल या मैसेज या कम्युनिकेशन रिकॉर्ड या सिस्टम लॉग्स, ये सारा उसको रिट्रीव करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आया ये जो एविडेंस है वो रिलायबल है कि नहीं है, क्या ये जो तस्वीर है एआई से बनाई तो नहीं गई, क्या ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल है कि फेक है। इसके अलावा इनके पास अब तो एआई टूल आ चुके हैं बड़े कमाल के, जैसे कि कैटालिस्ट। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस हैं, यानी कि वो साइबर क्राइम जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या बच्चों को सोशल मीडिया के ज़रिए जो उनके साथ ज़्यादती की जाती है, जुल्म किया जाता है, उसको जनाब आइडेंटिफाई करने के लिए अब उन्होंने एआई का एक टूल है कैटालिस्ट, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब जब इनके पास इनफ एविडेंस होते हैं तो वो के एफआईआर दर्ज करते हैं, केस फाइल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर उनको किसी बंदे पे शक होता है तो वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उससे मुतल्लिक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं या डिवाइसेस होते हैं वो अपनी कब्जे में ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास अपने लॉयर्स हैं जो इनके केसेस को जाके वो अदालत में डील करते हैं और अदालत के सामने पेश करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब दूसरा ये है कि अगर कोई अक्यूज़्ड है, उसको इन्होंने 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करना है, ठीक है? अगर वो नहीं है, नहीं पेश कर सकते और इमीडिएटली यानी कि अभी टाइम लगेगा, तो फिर वो कम से कम 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसको उन्होंने रखना है। 24 घंटे के बाद उन्होंने किसी भी सूरत में अदालत के सामने पेश करना है और दूसरा ये है कि अगर उसके बाद भी अगर उनको वो बंदा चाहिए, तो वो अदालत से रिमांड ले सकते हैं और वो जो रिमांड है, वो जो मैक्सिमम है, वो 14 दिन का हो सकता है और वैसे ओवरऑल जो पीरियड है वो 30 दिन का है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 14 दिन से यानी कि आप अपने पास नहीं रख सकते, उसके बाद आपको दोबारा रिमांड लेना पड़ेगा। और रिमांड का मकसद सिंपल यही होता है ताकि जो है ना वो उस बंदे से पता करें इन्वेस्टिगेशन के कि हाँ भाई ये जुर्म कब कैसे हुआ, क्या हुआ, एविडेंस, ये सारा कुछ। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एनसीसीआई के मुतलिक जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया। सो अगर सवाल आता है कि एनसीसीआई क्या है, किस तरह काम करता है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, उनके ऑफिसर्स किस तरह हैं, वो किस तरह कंप्लेंट को डील करते हैं, तो आपने यही कुछ पेपर के अंदर लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।